Hello everyone, welcome to our channel IVLegal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, in our today's video, we are going to talk about Section 65A and Section 65B of Indian Evidence Act. तो क्या होता है ना कि अभी तक हमने सेक्शन 62, 63 में प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस समझा। उसके बाद हमने बात करी कि एविडेंस को प्रूव कैसे किया जाएगा, मतलब किसी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए द जनरल रूल वाज टू प्रोड्यूस प्राइमरी एविडेंस, बट इन एक्सेप्शनल केसेस we can also prove the document by way of secondary evidence, and that was given under section 65, जहां पर exceptional situation बताई गई थी, exceptional cases in which the evidence can be given in which the document can be proved by way of secondary evidence. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। तो बेसिकली अमेंडेड सेक्शन है सेक्शन 65A और सेक्शन 65B। 65A बताता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द एविडेंस रिलेटिंग टू ई रिकॉर्ड। तो जो डॉक्यूमेंट्स अभी तक फिजिकल फॉर्म में थे उनको प्रूव करने के लिए हम प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस की हेल्प ले रहे थे, बट अब हम बात करेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं तो उनकी एडमिसिबिलिटी और उनको प्रूव करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है और उन डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, सपोज बैंक स्टेटमेंट है, तो बैंक स्टेटमेंट को आप कोर्ट में जब प्रूव करेंगे तो आपको क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है वो बात करेंगे सेक्शन 65B और सेक्शन 65A में। तो सेक्शन 65A सिर्फ एक लाइन बताता है कि द कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैन बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 65B। मतलब सेक्शन 65A अपना सारा काम 65B के ऊपर डाल रहा है, इन द सेंस कि सेक्शन 65A बस इतनी सी बात बता रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गई, या फिर कोई वीडियो है किसी इंसिडेंट की जो रिकॉर्डेड है, उसका कंटेंट can be proved before the court by way of section 65B in accordance with section 65B। मतलब the whole sole criteria is explained in section 65B, जिसके बेसिस पे 65A के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रूव किया जाएगा। सो नाउ सेक्शन 65B में हम बात करेंगे कि ये सेक्शन ये बताता है एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जिसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स या फिर आपका किसी भी प्रकार का बैंक स्टेटमेंट या कोई अदर डिटेल्स जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, उनको उनकी एडमिसिबिलिटी कोर्ट उनको एज एन एविडेंस कब कंसीडर करे, उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ये बताया गया है सेक्शन 65B के अंदर। तो अब सेक्शन 65B का फर्स्ट सबसेक्शन ये बताता है कि एनी इंफॉर्मेशन कंटेंट, ये बेसिकली ये बताता है कि डॉक्यूमेंट क्या है, कब एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एज अ डॉक्यूमेंट माना जाएगा। बिकॉज एक बार अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोई डॉक्यूमेंट मान लेता है तो देन कोर्ट विल टेक इनटू कंसीडरेशन दैट डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा कब, एंड व्हाट इज द डॉक्यूमेंट इज समथिंग व्हिच इज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि एन इंफॉर्मेशन कंटेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है, आइदर विच इज प्रिंटेड ऑन अ पेपर or which is stored in a magnetic media or optical media, and the same is produced by a computer, means कि कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में है और वो प्रोड्यूस हुई है थ्रू अ कंप्यूटर आउटपुट, देन that will be considered as a document if following conditions are fulfilled। हम यहाँ पर इतनी सी बात को समझेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में है which can be printed on a paper or which is stored in any magnetic or optical media and the same information is produced by a computer, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम बोलेंगे क्या, कंप्यूटर आउटपुट। तो यहाँ पर कंप्यूटर आउटपुट को जो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में है और प्रोड्यूस हो रही है कंप्यूटर आउटपुट के थ्रू विल बी कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट इफ following conditions are satisfied, and if it is considered as a document it can be used as an evidence before the court। इसीलिए यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट कंसीडर कराना जरूरी है, और डॉक्यूमेंट वो इंफॉर्मेशन तब बनेगी, any information produced by way of computer output will become a document if following conditions are satisfied, and those conditions are mentioned under subsection 2, 3, 4। so अब सबसे पहले subsection 2 में conditions हैं, those are as follows कि computer was regularly used by person having lawful control। मतलब जो भी पर्सन के पास कंट्रोल था, जो कंप्यूटर का लॉफुल कंट्रोल ले रहा था, उस कंप्यूटर को रेगुलरली यूज कर रहा हो। कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस कंप्यूटर के थ्रू फीड इन की गई है, दैट मस्ट बी डन बाय अ पर्सन हु हैज द लॉफुल कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर। द सेकंड इज इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज फेड इन रेगुलरली। उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में उस कंप्यूटर के थ्रू इंफॉर्मेशन रेगुलरली फीड की जा रही है। ऐसा नहीं कि एक आज यूज करा, आज से 1 साल बाद फिर वापस से इंफॉर्मेशन फीड करने के लिए कंप्यूटर यूज किया, उसके बीच में कभी कंप्यूटर यूज नहीं किया।
सेकंड कंडीशन इज इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज फीड इन रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस। पहला था लॉफुल कंट्रोल, दूसरा था इंफॉर्मेशन इज फीड इन रेगुलरली, तीसरा है थ्रू आउट द रिक्वायर्ड पीरियड कंप्यूटर वॉज ऑपरेटिंग प्रॉपरली। मतलब कि जिस पीरियड में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर फीड की जा रही थी उस पूरे पीरियड में कंप्यूटर वॉज ऑपरेटिंग प्रॉपरली। ये सब कंडीशन इसलिए सेटिस्फाई होना चाहिए बिकॉज तभी हम इंफॉर्मेशन को रिलायबल मान पाएंगे। अगर कंप्यूटर लॉफुली यूज नहीं हुआ, अगर कंप्यूटर किसी लॉफुल पर्सन के कंट्रोल में नहीं था या इंफॉर्मेशन रेगुलरली फीड इन नहीं हो रही थी तो उस केस में एक डाउट रेज हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट डाउट, द essential condition in this case is that the computer must be under lawful control, information must be fed in regularly, it must be, and throughout the required period it must be operating, the computer must be operating properly, and the last condition is that information is fed in ordinary course of the set activity, in the sense कि मतलब सपोज अगर बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं तो यहाँ पर जो डेबिट क्रेडिट के ट्रांजेक्शन हुए वो इन रेगुलर डे टू डे कोर्स ऑफ एक्टिविटी में है, वो ट्रांजेक्शन एडमिट हुआ हो। ऐसा नहीं कि सपोज मान लो आज का कोई ट्रांजेक्शन है तो वो आने वाले 2 दिन में इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड होना है, बट वो रिकॉर्ड हो रहा है आज से 1 साल बाद या आज से 2 महीने बाद। दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डाउट क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ कोर्ट बिकॉज that is not an activity done in the, that is not a transaction inserted, or that is not an information feed into the computer during the ordinary course of activity. So that is another important aspect कि ordinary course of activity में information feed in होना चाहिए। अगर ये सारी condition satisfy होती हैं then in that case the information produced by way of a computer output will become a document and hence can be used as an, and hence will be admissible as a evidence of electronic record in the court of law. Now अब हमने जो बात करी थी सबसे पहली कंडीशन की कि द कंप्यूटर वाज रेगुलरली यूज्ड बाय पर्सन हैविंग लॉफुल कंट्रोल। इसमें जो पर्सन है जो लॉफुल कंट्रोल है जिसके हाथ में वो रेगुलरली यूज करेगा इस कंप्यूटर को, तो वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा अपनी इन डे टू डे कोर्स ऑफ बिजनेस। तो उस केस में इन्होंने ये समझाया है सबसेक्शन 3 में कि व्हाट इज सिंगल कंप्यूटर। मतलब कि सपोज आज अगर मैं कोई कंप्यूटर यूज करता हूं इंफॉर्मेशन फीड इन करने के लिए, ना सपोज वो कंप्यूटर खराब हो जाता है तो मैं अब इसकी सक्सेशन में कोई दूसरा कंप्यूटर यूज करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूइंग माय सेड एक्टिविटीज। तो उस केस में ये दोनों कंप्यूटर्स मिला के एक सिंगल कंप्यूटर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। तो ये सेक्शन को हम पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन बताता है कि एनी एक्टिविटी रेगुलरली परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग ओवर दैट पीरियड और बाय डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग in succession to that period or by different computers operating in succession or in any other manner involving successive operation। मतलब कि या तो 2 कंप्यूटर से कॉम्बिनेशन के थ्रू आप कंप्यूटर आउटपुट जनरेट कर रहे हो, मतलब आपने कुछ इंफॉर्मेशन, आप सपोज क्वार्टरली बेसिस पे इंफॉर्मेशन फीड इन करते हैं तो आपने फर्स्ट क्वार्टर की इस कंप्यूटर में फीड इन करी, सेकंड क्वार्टर की आप दूसरे कंप्यूटर में फीड इन करते हैं, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द रेगुलर कोर्स ऑफ एक्टिविटी। For the purpose of this section, these 2 combinations of computers will still be considered as a single computer. Also, अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है उसके सक्सेशन में आप दूसरे कंप्यूटर से एक्टिविटीज कैरी ऑन करते हैं तो उस केस में वो दोनों कंप्यूटर्स will also be considered as a single computer. This was something which was explained in subsection 3 of this section. अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है आपके पास, ठीक है, कोर्ट इसको एडमिसिबल तब तक नहीं करेगा जब तक आप सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं प्रोड्यूस कर देते हैं। अब सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज समथिंग व्हिच इज एक्सप्लेन्ड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 65B, जहां पर ये बताते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज टू बी प्रोड्यूस्ड एज एन एविडेंस बाय वर्च्यू ऑफ दिस सेक्शन फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। For the following things with respect to S2, like identifying the electronic record containing the statements and describing the manner in which it was produced, or giving the particulars of device involved in the electronic record, or dealing with any matter as stated under subsection 2 and the condition second, that is the information in electronic record fed in regularly। तो यहाँ पर basically जो सर्टिफिकेट होगा वो किस चीज का होगा कि जो भी कंसर्न एक्सपर्ट होगा वो ये सर्टिफाई करेगा कि हाँ द इंफॉर्मेशन that said device was used for the purpose of producing the electronic record, या फिर XYZ process was used in producing this computer output, या फिर मतलब बेसिकली कोई भी जो अपन ने 4 कंडीशंस डिस्कस करी थी अंडर सबसेक्शन 2, तो उन कंडीशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई एक्सपर्ट सर्टिफाई करेगा तो फॉर ऑल दोज थिंग्स एक्सपर्ट अपना सर्टिफिकेशन देगा, और जब एक्सपर्ट सर्टिफाई कर देता है देन दैट सर्टिफिकेट कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एज अ
electronic record, and then only the electronic record will be admissible, because now it is certified. Certified in terms of what? In terms of the device used for the purpose of feeding in the information into the computer, or for the purpose of mechanism used to derive the computer output, or for the purpose of any matter dealing under conditions specified under subsection 2, जो हमने 4 conditions discuss करी थी. Now this certificate must be duly signed by a person who is responsible, who has the responsibility, and who is within the official position in relation to the operations of the relevant device or the management of relevant activity. मतलब कि अगर बैंक है तो बैंक में जो बैंक मैनेजर का कंप्यूटर है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन फीड इन हो रही है, तो उस केस में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उस कंप्यूटर आउटपुट के थ्रू ड्राइव किया जा रहा है तो उसका सर्टिफिकेशन होगा. उस सर्टिफिकेशन के बाद that document must also be signed by that bank manager, because that bank manager was the person who was responsible with the relevant device, who was responsible for the management of activities on the relevant device. उस कंप्यूटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका मैनेजमेंट बैंक मैनेजर के पास था, तो बैंक मैनेजर का साइन भी जरूरी है. तो सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले वो it must be certified by a competent person, it must be duly signed by the person who is responsible within the official position, who is responsible to manage the relevant activities on that relevant device. उन सब का signature होगा, then only that it shall become an evidence of any matter stated in the certificate. Certify जब होगा, उसमें जो भी matter stated होगा उसका उस matter तब evidence बनेगा कोर्ट में जब जो person उस device के लिए responsible था वो अपना sign कर देगा. Only after that. अब हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज इफ यू हैव अ कॉल रिकॉर्डिंग, आपके पास किसी XYZ पर्सन की कॉल रिकॉर्डिंग है और आपको किसी केस में उस कॉल रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ रही है. नाउ दैट कॉल रिकॉर्डिंग इज अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. उसमें जो इन्फॉर्मेशन है किसी की रिकॉर्डिंग की, कॉल रिकॉर्डिंग की जो इन्फॉर्मेशन है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. सो बिफोर प्रोड्यूसिंग इट बिफोर द कोर्ट, the court will not take into consideration until and unless it is certified under section 65B subsection 4. तो कॉल रिकॉर्डिंग्स को आपको अगर कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो आपको वहां पर आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, और सर्टिफिकेशन होगा बाय वे ऑफ अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और उसके बाद आप खुद साइन करेंगे कि मतलब जैसे अगर मेरी फोन में रिकॉर्डिंग हुई है तो मैं साइन करूंगा कि बिकॉज द डिवाइस, द फोन वाज इन माय कंट्रोल, द एक्टिविटीज वाज मैनेज्ड बाय मी, तो इसीलिए मेरा साइन वहां पे होना जरूरी है. देन दैट आफ्टर दैट सर्टिफिकेशन वो कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में प्रोड्यूस हो सकती है एज एन एविडेंस. Similarly, if in case of producing a bank statement before the court, it must be signed by the bank manager describing the manner in which it is produced and the devices used in it. मतलब अगर कोई भी सपोज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टैक्स से रिलेटेड अगर चेक बाउंस का केस आता है, चेक डिसऑनर ऑफ चेक का कोई केस है, आपको वहां पर बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही है, तो आप बैंक स्टेटमेंट बीइंग अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, if you produce it before the court, the same must be certified by the bank manager. Bank manager will certify that what all devices were used in producing the bank statement, and what was the mechanism used, and what were the devices used. तो वो सब जब बैंक मैनेजर सर्टिफाई कर देगा, उसके सर्टिफिकेशन के बाद आप उस बैंक स्टेटमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं एज एन एविडेंस, और उसके बाद ही कोर्ट उस मतलब बैंक स्टेटमेंट को कंसिडरेशन में लेगा फॉर द पर्पस ऑफ योर डिसऑनर ऑफ चेक वाले केस के अंदर. अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 5 जो कि लास्ट सबसेक्शन है सेक्शन 65B का, जो एक एक्सप्लेनेटरी सबसेक्शन है जहां पर यह बताया गया कि कंप्यूटर आउटपुट shall be taken to have been produced by a computer whether produced directly or indirectly. मतलब अगर कोई भी कंप्यूटर आउटपुट अगर कंप्यूटर से प्रोड्यूस हो रहा है तो या तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूस हो या इनडायरेक्टली प्रोड्यूस्ड हो by way of using other mediums, by way of using other devices, पेन ड्राइव और अदर लिंक्स के थ्रू आप अगर कोई कंप्यूटर आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, इन ऑल दोस केसेस इट विल बी कंसीडर्ड एज अ कंप्यूटर आउटपुट ओनली. द सेकंड इज दैट इंफॉर्मेशन शैल बी टेकन टू बी सप्लाइड टू अ कंप्यूटर इफ इट इज सप्लाइड इन एनी अप्रोप्रिएट फॉर्म, बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मतलब अगर आप कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं या तो डायरेक्ट सोर्सेज या थ्रू इनडायरेक्ट सोर्सेज, that if it is supplied in an appropriate manner, then it will be considered as that the information is supplied to the computer sources. So that was all about section 65B, जहां पर हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी कैसे होती है, उसकी कंडीशंस सेटिस्फाई करनी होती हैं, which are mentioned under subsection 2. फिर हमने बात करी कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो उस केस में सिंगल कंप्यूटर का क्या रोल है, और सिंगल कंप्यूटर के बाद हमने डिस्कस किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में प्रोड्यूस करने से पहले उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, और सर्टिफिकेट जो पर्सन देता है वो ये सर्टिफाई करता है कि क्या क्या डिवाइसेस यूज थे, क्या क्या प्रोसेस यूज थी, और जो पर्सन उस डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी
जिस पर्सन के पास इस डिवाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसका साइन भी लगता है फॉर द पर्पज ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 65A एंड 65B। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल and hit the bell icon for regular updates. Goodbye, thank you.